Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। हम सब जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बुनियादी रूप से नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा की भी गारंटी देती है। यानी हम अगर यह दावा करते हैं कि हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो इसका अर्थ यह है कि नागरिकों के पास अपनी विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी भी होगी। सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि नागरिक वोट डाल पाएँ, सिर्फ यही भी काफ़ी नहीं है कि उन्हें अपनी आर्थिक गतिविधियों को चलाने की इजाज़त हो, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि वे अपने विचारों को खुलकर रख पाएँ। अगर उन्हें लगता है कि सरकार की या राज्य की कोई नीति गलत है, तो वो खुलकर उसका विरोध कर पाए। यह ज़रूर है कि विरोध करते हुए उन्हें संविधान के द्वारा तय किए गए मानकों, कानून व्यवस्था के द्वारा तय किए गए सामान्य मानकों से अलग या आगे नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन हर लोकतंत्र को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक बड़ी चुनौती यह होती है कि किस तरीके से समाज के भीतर जो तोड़ने वाले तत्व हैं, किस तरीके से समाज के भीतर विघटनकारी प्रवृत्तियों या सांप्रदायिक सोच या हिंसा को बढ़ावा देने वाली सोच रखने वाले जो समूह हैं, उन्हें नियंत्रित कैसे किया जाए, किस तरीके से उन पर एक बंदिश लगाई जाए। और इसके कारण से कई बार असाधारण कानूनों की ज़रूरत पड़ती है, और आज के दौर में हम आतंक विरोधी कानूनों की अवधारणा भी देखते हैं। भारतीय शासन और राजनीति के अंतर्गत जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज की उस चर्चा श्रृंखला में हम भारत में आतंक विरोधी कानूनों के बारे में बात करेंगे। ये आतंक विरोधी कानून भारत के भीतर जो लोगों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कई बार इनके प्रावधान उन स्वतंत्रताओं को सीमित करते हुए लगते हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हिंदुस्तान में, यानी कि हमारे देश में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही असाधारण कानूनों का एक पूरा समूह रहा है। समय समय पर अलग अलग तरह के असाधारण कानून बनते रहे हैं, और आतंक विरोधी कानून उन्हीं असाधारण कानूनों का एक रूप है। और ये असाधारण कानूनों से ज़्यादा खतरनाक कानूनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि इनके जो प्रावधान होते हैं वो ज़्यादा सख्त होते हैं, और इनके भीतर जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जेल से छूटने के लिए या अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ज़रूरत आम कानूनों से ज़्यादा कुछ साधन या कुछ सबूत देने की ज़रूरत होती है। बहरहाल हम यह भी समझेंगे आगे कि साधारण और असाधारण कानूनों में क्या अंतर होता है, और फिर हम यह देखेंगे कि किस तरीके से भारत में जो आतंक विरोधी कानून हैं वो रहे हैं। हमारी पूरी चर्चा आतंकवाद और आतंक विरोधी कानूनों की एक सामान्य समझ से शुरू होगी, और फिर हम भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में असाधारण कानूनों के एक संक्षिप्त इतिहास पर या उनकी एक संक्षिप्त वृत्तांत पर ध्यान देंगे। उसके बाद हम एक सैद्धांतिक वाद विवाद को भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आखिर आतंक विरोधी कानूनों को जस्टिफाई किया जाता है, उनके पक्ष में तर्क कैसे दिया जाता है, और उसके बाद हम भारत में मौजूद आतंक विरोधी कानूनों को देखेंगे। इसमें विशेष रूप से टाडा, पोटा और यूएपीए पर हमारा ध्यान होगा। आगे मैं आपको टाडा, पोटा और यूएपीए के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जिसमें यह बात भी शामिल होगी कि इन तीनों कानूनों का फुल फॉर्म क्या है। जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो यह है हम सबके लिए समझने की कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि एक लोकतांत्रिक समाज के रूप में हम आतंकवाद की समस्या का सामना कर रहे हैं। आतंकवाद अपने आप में कोई व्यवस्थित विचार नहीं है। सीधे तौर पर आप किसी के खिलाफ हिंसा करके, किसी को मार कर, कहीं बम विस्फोट करके, कहीं फ़ियादीन हमला करके जब लोगों के भीतर डर पैदा करते हैं और उस डर के माध्यम से आपको यह लगता है कि आप
के लिए जो एक आदर्श स्थिति है, आप उस स्थिति को हासिल करने की तरफ बढ़ सकते हैं, तो वही आतंकवाद है, जिसमें कि बेगुनाह लोगों की जान जाती है, जिसमें कि कानून को बहुत ही निकृष्ट तरीके से तोड़ा जाता है, जिसमें किसी प्रकार की व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो ये जो एक समस्या है वो हमारे समाज में काफ़ी गहरे स्तर पर मौजूद है, क्योंकि बहुत सारी विघटनकारी शक्तियां हैं। कई बार विदेशी जो हाथ होता है उसमें उसे भी इस तरह की घटनाओं में देखा जा सकता है। तो जो मुख्य बात है वह यह कि आतंकवाद की एक तो कोई एक रूप परिभाषा है, एक ऐसी परिभाषा नहीं है जिसे हर कोई स्वीकार कर सके। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक और मानवाधिकार के विमर्श में इसे मानवता के विरुद्ध एक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, एक संगठित व्यवस्थित हिंसक कार्य जो सामूहिक हत्या को अंजाम दे आतंकवाद कहलाता है। आमतौर पर किसी भी हिंसक गतिविधि या अपराध के विरोध के लिए राज्य की आपराधिक न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था के भीतर कानूनी धाराएं अंकित होती हैं, जहां अपराध के लिए दंड निहित होता है। हालांकि 20वीं सदी के मध्य से और ख़ास तौर पर 21वीं सदी में 9/11 अमेरिकी हमले के बाद से आतंकवाद ने एक ऐसे अपराध की श्रेणी हासिल की जिसके बारे में माना गया कि राज्य के साधारण कानून इसकी रोकथाम के लिए विफल हैं। ऐसे जघन्य माने जाने वाले अपराध की रोकथाम के लिए उपाय भी साधारण से अलग खोजे गए। इसी विमर्श में जो कानून निकलकर सामने आए उन्हें आतंक विरोधी कानून माना गया। भारत में, स्वतंत्र भारत में अभी तक केंद्रीय स्तर पर 3 आतंक विरोधी कानून बनाए गए हैं। पहला है UAPA, हिंदी में इसे कहेंगे गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। मोटे तौर पर इसमें यह 1967 में पारित हुआ था, फिर 2004 में, 2008 में और 2019 में इसमें संशोधन हुए। हम यह कह सकते हैं कि जब 2004 में पोटा के स्थान पर मनमोहन सिंह सरकार इसको लेकर आई, तभी यह आतंक विरोधी कानूनों के स्वरूप में आया। उसके पहले ये एक असाधारण कानून था जिसका उद्देश्य था जो सामूहिक रूप से राज्य के खिलाफ गतिविधि करने वाले संगठन हैं उनको प्रतिबंधित करना। तो इसमें ज़्यादा खतरनाक प्रावधान 2004, 2008 और 2019 के संशोधनों के माध्यम से डाले गए, जिनके बारे में कुछ हद तक मैं आपको बताऊंगा। तो UAPA आप याद रखेंगे, इसका पूरा टाइटल होगा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। दूसरा जो कानून था वह 1985 में बना, जिसे एक तरीके से मैं कहूँगा कि हम पहला कानून भी मान सकते हैं, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, टाडा। और तीसरा जो है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक्ट, पोटा, जो 2002 में बना और 2004 में इसे निरस्त कर दिया गया। अब हम भारत में अगर असाधारण कानूनों के बारे में देखें तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि साधारण कानून और असाधारण कानून में क्या अंतर है। अगर कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो IPC या CRPC के अंतर्गत उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, उसके लिए कुछ तरह की सज़ाएं तय की गई हैं। तो बहुत सारे अपराध होते हैं जो इन कानूनों के अंतर्गत आते हैं। इन कानूनों में पूरी तरीके से यह बताया गया है कि किस समय व्यक्ति को गिरफ्तार करके किस मामले में कितनी सज़ा दी जा सकती है, वह व्यक्ति कब जमानत पाने का अधिकारी हो सकता है। तो यह महसूस किया गया कि जो ये कानून है, बहुत सारे कानून, एक तो ये अपराध हो जाने के बाद ही इसमें लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा इन कानूनों में जमानत के प्रावधान इतने आसान थे कि ऐसा लगा कि जो विघटनकारी उपद्रवी तत्व हैं उन्हें बड़ी आसानी से जमानत मिल जाती है और वो छूट जाते हैं। तो इन्हीं सब स्थितियों से बचने के लिए असाधारण कानूनों की परिकल्पना उभर कर सामने आई। यानी कि मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि असाधारण कानूनों के अंतर्गत लोगों को अपराध के संदेह में गिरफ्तार करके लंबे समय तक जेल में डालने का प्रावधान किया गया। अब अगर आप मोटे तौर पर देखिए तो असाधारण कानूनों का नागरिक स्वतंत्रताओं से सीधा एक अंतर्विरोध है, एक टकराव है, और उसे ही असाधारण कानूनों की एक समस्या के रूप में इंगित किया जाता रहा है। बहरहाल अगर हम भारत में असाधारण कानूनों के बारे में देखें तो हम यह पाएंगे कि जो आतंक विरोधी कानून है उनके अलावा भी जिन 3 कानूनों का मैंने ऊपर उल्लेख किया
उनके अलावा भी भारत में बहुत से असाधारण कानूनों का अस्तित्व रहा है। औपनिवेशिक दौर में बने बहुत से ऐसे कानूनों को जारी रखा गया या फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ऐसे कानूनों का निर्माण किया गया है। संविधान के लागू होने के बाद पहला निरोध कानून डिटेंशन लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, निवारक निरोध अधिनियम 1950 था और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और उन्होंने बाद में यह कहा भी कि जब संसद में इस कानून को पेश करना था तो उस रात उन्हें नींद नहीं आई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि यह लोकतंत्र के भीतर एक सही कानून नहीं होगा। लेकिन इसे फिर से लोकतंत्र की एक तरह की विडंबना के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है, जिसके बारे में आगे हम देखेंगे इस सैद्धांतिक विमर्श को। और इसका उपयोग तेलंगाना कम्युनिस्टों के खिलाफ किया गया। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बना 1958 में, जिसमें कि पूर्वोत्तर के राज्यों में काम करने वाले आर्म फोर्सेस को काफ़ी विशेष शक्तियां प्रदान की गई, सुरक्षा एक तरीके से प्रदान की गई। 1962 में चीन आक्रमण के समय डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बना, भारत सुरक्षा अधिनियम। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी को संसद में पर्याप्त शक्ति मिल गई, उन्होंने संसद से मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट या मीसा पारित करवाया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट विशेष रूप से 1975 में आपातकाल के दौरान छात्र नेताओं पर, छात्र कार्यकर्ताओं पर या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर इस्तेमाल किया गया और इसलिए ये काफ़ी कुख्यात भी हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा रोचक बात यह है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपनी पहली बेटी का नाम, सबसे बड़ी बेटी का नाम मीसा रखा, क्योंकि उन्हें खुद मीसा के अंतर्गत जेल में डाला गया था। उसके बाद 1980 में कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई। मीसा को जनता पार्टी की सरकार जब आई थी तो उसने ख़त्म कर दिया था, लेकिन बाकी बहुत सारे जो कानून थे गिरफ्तारी के या असाधारण कानून थे, उसे जनता पार्टी की सरकार ने भी कायम रखा था। लेकिन जब 1980 में कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने एक नया असाधारण कानून बनाया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे कई बार रासुका भी कहा जाता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो अपवाद की स्थिति होती है और जो असाधारण कानून होते हैं, उन दोनों के बीच में किस तरीके का संबंध होता है। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई वह यह कि जो असाधारण कानून होते हैं वो असाधारण कानून असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए बनाए जाते हैं और यह माना जाता है कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनसे हम साधारण कानूनों से नहीं निपट सकते हैं और इसीलिए, और जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार यह माना जाता है कि जो आरोपी हैं उनको जमानत जल्दी से मिल जाती है, कई बार यह माना जाता है कि जो व्यक्ति काफ़ी जिनसे खतरा है उन्हें एकदम से जेल में डालने के लिए कोई सख्त कानून नहीं है। तो इसके असाधारण या अपवाद की स्थिति ही सुरक्षा कानून या आतंक विरोधी कानून के अधिनियमन का औचित्य साबित करते हैं। चूँकि ये कानून अपवाद या असाधारण स्थिति की उपज हैं, इसलिए इनकी प्रकृति भी असाधारण होती है। असाधारण कानूनों के संदर्भ में आतंक विरोधी कानूनों को समझने के लिए ये जरूरी है कि पहले असाधारण या अपवाद की स्थिति को समझा जाए। उज्ज्वल कुमार सिंह ने अपनी पुस्तक स्टेट डेमोक्रेसी एंड एंटी टेरर लॉ इन इंडिया में अपवाद की स्थिति के विमर्श के संदर्भ में कार्ल फ्रेडरिक और कार्ल स्मिथ और अगम्बेन, जॉर्जियो अगम्बेन के विचारों के माध्यम से भारत के संदर्भ में आतंक विरोधी कानूनों की असाधारणता को समझने की कोशिश की है। तो जो स्टेट डेमोक्रेसी एंड एंटी टेरर लॉ इन इंडिया है वो मुख्य रूप से पोटा की कहानी से संबंधित किताब है, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उज्ज्वल कुमार सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें उन्होंने असाधारणता की पूरी जो अवधारणा है उसके बारे में बात की है और कार्ल फ्रेडरिक, कार्ल स्मिथ और अगम्बेन के विचारों का उन्होंने सहारा लिया है। आतंक विरोधी कानूनों की असाधारणता ही इनकी उत्पत्ति, प्रकृति, कार्य और प्रयोजन को स्पष्ट करती है। सुरक्षा से जुड़े कानून एक खास तर्काधार का पालन करते हैं। ये तर्काधार है राष्ट्र राज्य को बनाए रखने का। कार्ल फ्रेडरिक के विचारों में रीजन ऑफ स्टेट या राज्य की तार्किकता की अवधारणा से निकलता है, यानी कि मोटे तौर पर यह अवधारणा मानती है कि जब राज्य अस्तित्व संबंधी चुनौतियों से जूझ रहा हो तब राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह का प्रतिबंध रहित उपाय प्रयोग किया जा सकता है।
यानी अगर हमसे यह कहा जाए कि ऐसी स्थितियां हैं कि हमारे देश को खतरा है, हमारे राज्य को खतरा है, तो इससे किसी भी तरीके के कानून को जायज़ ठहराया जा सकता है। इसे ही रीज़न ऑफ स्टेट कहा है कार्ल फ्रेडरिक ने। ऐसी स्थिति को असाधारण या अपवाद की स्थिति के रूप में चिन्हित किया जाता है। अपवाद की स्थिति फिर चुनौतियों से लड़ने के लिए असाधारण उपायों की मांग करती है। आतंक विरोधी कानून इस अपवाद की स्थिति के विमर्श की पैदावार बन जाते हैं। यह कैसे होता है, यह स्मिथ और अगम्बेन के विचारों में अपवाद की समझ से स्पष्ट होता दिखता है। आतंकवाद को राज्य सुरक्षा के लिए घातक मानकर अपवाद की स्थिति माना जाता है। ऐसे में आतंक विरोधी कानूनों के अधिनियमन द्वारा व्याप्त व्यवस्था में उभरी अपवाद की स्थिति से निपटने के लिए फेरबदल किया जाता है। यह फेरबदल मानक से विपरीत होता है। ऐसे में इस बात पर विवाद रहा है कि अपवाद की स्थिति को कानूनी दायरे के अंदर माना जाए या इसके बाहर। अगम्बेन मानते हैं कि कानूनी दायरे के भीतर या बाहर दोनों ही पक्ष अपवाद की स्थिति की वास्तविकता को समझा नहीं पाते हैं। उनके विचारों में अपवाद की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जो कानूनी दायरे के भीतर और बाहर के अंतर को स्पष्ट करती है। यही अस्पष्टता आतंक विरोधी कानूनों के प्रयोग में झलकती है, जहां साधारण और असाधारण के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा अस्पष्ट रहता है। मोटे तौर पर जो मुख्य बात यहाँ पर है वह यह है कि जो आतंक विरोधी कानून होते हैं, पहली बात जो हमने कही वो ये कि वो रीजन ऑफ स्टेट्स से निकलते हैं, यानी कि राज्य के अस्तित्व को खतरा है और राज्य के अस्तित्व के इस खतरे से निपटने के लिए हमें एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जिससे कि राज्य को चुनौती देने वाली जो शक्तियां हैं उनसे निपटा जा सके। और वो कानून असाधारण प्रकृति का होना चाहिए, क्योंकि साधारण प्रकृति के अपराधों के निपटने के लिए तो पहले से ही कानून बने हुए हैं। तो ये जो एक स्थिति है, यहाँ पर जो असाधारण कानून होते हैं या जो एंटी टेरर लॉज होते हैं वो कई मर्तबा कानूनी और गैर कानूनी के दायरे में चले जाते हैं, क्योंकि उनके जो बहुत सारे प्रावधान होते हैं वो कानून की जो एक सोच होती है, जो उसका जो एक मानक होता है, उससे वो अलग हो जाता है। क्योंकि इन कानूनों के अंतर्गत जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं उनसे कुछ ऐसी मांगे की जाती हैं, उन पर कुछ ऐसी शर्तें थोपी जाती हैं जो आम तौर पर जो कानून में चीज़ें मौजूद हैं, जो साधारण कानून है या जो आम अपराधियों के लिए जो कानून है उसमें मौजूद नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर एक उदाहरण मैं दूंगा और फिर हम आगे और इस पर चर्चा करेंगे जब इन कानूनों की चर्चा करेंगे। तो कि एक इसमें है कि इकबालिया बयान को, अपने खिलाफ बयान देने को, इसमें पुलिस के सामने अगर कोई इकबालिया बयान देता है तो सही मान लेने की प्रवृत्ति होती है, जो कि साधारण कानूनों में इस तरह की बात नहीं मानी जाती है। या फिर टेलीफोन टैपिंग और दूसरी कई ऐसे माध्यम हैं जिसके कारण से जो व्यक्ति असाधारण कानूनों के, विशेष रूप से आतंक विरोधी कानूनों के शिकंजे में आता है उसे अपराधी मान लिया जाता है। जबकि यह कहा जा सकता है कि टेलीफोन टैपिंग अधिकांश मामलों में अपने आप में ही एक असाधारण सा कदम है। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि जो कार्ल स्मिथ या अगम्बेन हैं, उनका यह खासतौर पे अगम्बेन, वह यह आर्गुमेंट देते हैं कि जो असाधारण या आतंक विरोधी कानून होते हैं उसमें कानूनी और गैर कानूनी का भेद काफ़ी धुंधला हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें इन आतंक विरोधी कानूनों में ऐसी होती हैं जो कि आम स्थिति में गैर कानूनी लग सकती हैं। तो ये एक बहुत ही विचित्र स्थिति होती है और इन सभी चीज़ों के जस्टिफिकेशन के रूप में रीज़न ऑफ स्टेट या राज्य की तार्किकता का उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है कि राज्य के अस्तित्व को बचाने के लिए हर तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। अब हम भारत में आतंक विरोधी कानूनों के बारे में आगे विचार करते हैं। स्वतंत्र भारत में असाधारण शक्तियों वाला कानून पहली बार 1967 में बनाया गया। उसके पहले जो कानून, जिन कानूनों का मैंने जिक्र किया असाधारण कानूनों के रूप में, उसमें मोटे तौर पर जमानत की शर्तों को काफ़ी सख्त बना दिया गया। उसमें मोटे तौर पर लोगों को लंबे समय तक जेल में रखने की व्यवस्था की गई। लेकिन जो 1967 में कानून बना उसमें यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, उसके बारे में जो खास बात है वह यह है कि लोकसभा में पारित होने से पहले इसे इंदिरा गांधी की सरकार लेकर आई थी और ये 2 बार इसे अस्वीकार कर दिया गया था।
क्योंकि लोग इसकी निरंकुश शक्तियों को लेकर चिंतित हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विपक्ष में नेता थे और उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार के इस कदम की जोरदार मुखालफत की थी और उनका यह तर्क था कि यह एक तरीके से नागरिक स्वतंत्रताओं का गला घोटने वाला कानून है। यह बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बाद में 2002 में खुद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पोटा कानून लेकर आती है और उस समय कांग्रेस पार्टी इसका ज़बरदस्त विरोध करती है। तो ये एक तरीके से शायद रीजन ऑफ स्टेट तर्क की मजबूती है कि जो दल सत्ता में जाता है वो ऐसे कानूनों का समर्थक बन जाता है और जब वो विपक्ष में रहता है तो वो इसकी मुखालफत करता है। लेकिन हम इस बिंदु पर बाद में आएंगे। मुख्य बात यह है कि जब 1967 में यह कानून बना तो उसके पीछे मुख्य सरकार की जो चिंता थी वह यह थी कि जो पृथकतावादी आंदोलन मजबूती प्राप्त कर रहे थे वैसे आंदोलनों को रोकने के लिए यूएपीए जैसे कानून को बनाया जाए। और 1967 में केंद्रीय सरकार ने संगठन की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर पाबंदी लगाने का अधिकार प्राप्त किया यूएपीए के द्वारा। तो ये जो एक यूएपीए का जो एक प्रमुख प्रावधान था वह इसी रूप में था, यानी कि ये इसका असाधारण प्रावधान यह था कि यह संगठन की जो आज़ादी थी उसको प्रतिबंधित कर सकता था। इस कानून के तहत कोई भी संगठन सिर्फ इस आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता था कि केंद्र सरकार यह मानती है कि वो संगठन गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। तो ये एक तरीके से आर्बिट्ररली मनमाने तरीके से भी इसका उपयोग किया जा सकता था केंद्र सरकार के द्वारा। यूएपीए में 1967 से लेकर अब तक 3 संशोधन हो चुके हैं, जिसका कि मैंने पहले उल्लेख किया था 2004 में, 2008 में और 2019 में। और इसके जरिए इस कानून को और ज़्यादा असाधारण शक्तियाँ दी गई हैं। पर यूएपीए में लाए गए हालिया संशोधनों को समझने के लिए यह अनिवार्य है कि हम यूएपीए से पहले टाडा और पोटा को समझें। जो टाडा कानून है उसमें जो मुख्य बात है वो ये कि ये पहला बहुत ही मजबूत आतंक विरोधी कानून था। 1980 के दशक में जब खालिस्तान आंदोलन चल रहा था एक पृथकतावादी आंदोलन के रूप में, तो उससे जूझने के लिए सरकार को एक असाधारण शक्तियों वाले कानून की ज़रूरत महसूस होने लगी। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को खालिस्तान आंदोलन के बारे में थोड़ी जानकारी होगी। खालिस्तान आंदोलन उस समय शुरू हुआ जबकि यह माना जाता है और काफ़ी हद तक इस बात में सच्चाई भी है कि अकाली दल की सिख पहचान की राजनीति को काउंटर करने के लिए इंदिरा गांधी ने सिखों के बीच में से कुछ ज़्यादा उग्र तत्वों को थोड़ा बढ़ावा देना शुरू किया। भिंडरावाले उनमें से प्रमुख थे। बाद में भिंडरावाले ने सिख अस्मिता की बात करते हुए अपने स्वर्ण मंदिर में जो अमृतसर में है वहाँ पर हथियारों का एक जखीरा इकट्ठा कर लिया। जब इंदिरा गांधी को यह महसूस हुआ कि यह मामला ज़्यादा गंभीर रूप में सामने आ चुका है तो उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से सेना को यह इजाज़त दी कि वो स्वर्ण मंदिर में जाए और भिंडरावाले को नियंत्रित करे, या तो वो आत्मसमर्पण करे या उन्हें मार दिया जाए। भिंडरावाले को मार दिया जाता है और उसके बाद से एक ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर पंजाब के बहुत से युवा, जिन्हें कुछ हद तक पाकिस्तान से भी प्रोत्साहन या सहायता मिलता था, उन्हें यह लगा कि हिंदुस्तान के अंदर उनकी धार्मिक भावनाओं को, उनकी धार्मिक पहचान को इज्जत नहीं दी जा रही है और एक अलग पंजाब सिख राष्ट्र राज्य बनाने के लिए खालिस्तानी आंदोलन शुरू हुआ। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है खालिस्तान शब्द और इसके आंदोलन को जानना, क्योंकि कई बार आजकल के दौर में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, तो आप सब में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये देखते होंगे कि इन आंदोलन के चलाने वाले किसानों के लिए खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस शब्द और इस आंदोलन के महत्व को समझ गए होंगे और कम से कम 1984 के बाद से लेके 91-92 तक पंजाब की स्थिति काफ़ी अशांत रही, वहाँ पर आतंकवाद का बोलबाला रहा। तो जो टाडा कानून बना उसकी पृष्ठभूमि में जो चिंता काम कर रही थी वो थी खालिस्तानी आंदोलन को नियंत्रित करने की। फिर मई 1985 में दिल्ली में हुए लगातार बम विस्फोटों को तत्काल कारण बताते हुए सरकार ने टाडा को संसद में पारित किया। चूँकि असाधारण कानून
अस्थायी स्थितियों से जूझने के लिए नहीं बल्कि तत्काल स्थितियों को रोकथाम के लिए बनते हैं, इनका जीवन काल भी अस्थायी माना जाता है। यानी कि यह कहा जाता है कि भाई हम इस कानून को हमेशा के लिए कानून की पुस्तक का हिस्सा नहीं बना रहे हैं और कुछ कुछ समय बाद इसको फिर एक्सटेंशन दिया जाता रहा है। इसी विचार के तहत टाडा को 2 सालों के लिए लागू किया गया, पर अगले 1 दशक तक टाडा को हर 2 साल के बाद इसके आने वाले 2 सालों के लिए विस्तार दिया जाता रहा। यूएपीए की तरह टाडा के तहत कार्यपालिका के पास टाडा के प्रावधानों को इस्तेमाल करने की असाधारण शक्ति थी। टाडा के तहत साधारण कानूनों के मुकाबले डिटेंशन या बंदी बनाने के वारंट के बगैर गिरफ्तारी की विस्तृत अवधि और जमानत आदि के लिए असाधारण प्रावधान मौजूद थे। साधारण कानून में मुकदमा से पहले डिटेंशन की अवधि 60 दिनों की होती है, पर टाडा के तहत इसे बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि 1 साल तक बिना मुकदमा शुरू किए टाडा के अंतर्गत किसी को जेल में रखा जा सकता है। और मैं यहीं पर उज्ज्वल कुमार सिंह के इस महत्वपूर्ण तर्क को दोहराना चाहूँगा, जो कि बाद में पुटा पर भी लागू होगा और यूएपीए पर भी लागू होगा। और वह तर्क यह है कि इन असाधारण कानूनों में प्रावधान यह है कि बिना मुकदमा दायर किए आपको 1 साल तक यानी कि बिना आरोप पत्र दायर किए आपको 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। और जब 1 साल समाप्त होने वाला होता है तो ये खतरा है कि पुलिस के द्वारा उसी व्यक्ति पर दोबारा किसी दूसरे मामले में असाधारण कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज करके बिना आरोप पत्र दाखिल किए अगले 1 साल तक के लिए जेल में डाल दिया जाए और यह एक अनंत काल की प्रवृत्ति बन सकती है। तो यह जो एक खतरा है वह काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है इन असाधारण कानूनों का। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम इन कानूनों के पीछे काम करने वाले तर्क को देखें, जो कि मैंने आपको शुरुआत में भी इसका जिक्र किया, फिर जब हम असाधारण स्थिति की बात कर रहे थे तब भी हमने इसकी बात कही, वो यह कि यह बात कि जो आतंकी गतिविधि करने वाले लोग होते हैं उनके खिलाफ अगर सबूत पुलिस नहीं जुटा पाती है तो फिर वो बड़े आसानी से छूट जाते हैं, फिर से वो वही गतिविधि करते हैं। तो इससे अच्छा है कि राज्य के पास एक ऐसी शक्ति हो कि ऐसे अपराधियों को या संभावित अपराधियों को जो कि बंदूक उठाकर 100 लोगों को मारेंगे, बम विस्फोट करके हजारों लोगों को मारेंगे, इससे अच्छा है कि उन्हें जेल में रखा जाए और हमारे कानून में ऐसा प्रावधान हो कि भले ही कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया जा रहा है, फिर भी इससे ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में रखा जा सकता है। तो यही तर्क असाधारण कानूनों में बार बार घूमकर सामने आता है। मैं यह सीधे तौर पर नहीं कहूँगा कि यह तर्क कमज़ोर तर्क है, लेकिन यह बात अवश्य है कि ऐसे तर्कों के होने के बावजूद लोगों के नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन होने का डर काफ़ी ज़्यादा रहता है इन कानूनों के माध्यम से। और अगर हम इस बात पर नज़र डालें तो यह बात कई उदाहरणों से सामने भी आएगी जिसके बारे में मैं आगे उल्लेख करूँगा। और अगर हम टाडा में जमानत के नियमों की बात करें तो सामान्य नियम के रूप में टाडा के अंदर जमानत नहीं दिया जा सकता था। जमानत तभी मिल सकती थी जब अदालत इस बात से संतुष्ट हो कि अभियुक्त दोषी नहीं है और जमानत मिलने के बाद किसी अपराध को अंजाम नहीं देगा। यह अपने आप में अदालत को इसके लिए संतुष्ट करना किसी भी अभियुक्त के लिए काफ़ी टेढ़ी खीर जैसी स्थिति थी। टाडा में स्वीकृति या इकबाल जुर्म का प्रावधान था। यह सबसे चौंकाने वाला प्रावधान था जिसके दुरुपयोग की संभावना सबसे ज़्यादा थी। टाडा में पुलिस के सामने दिए गए इकबाल जुर्म को कोर्ट में सबूत का दर्जा हासिल था। अब इस प्रावधान में इस बात की पूरी तरह से उपेक्षा की गई थी कि पुलिस के सामने अपराध की स्वीकृति ज़्यादातर दबाव में आकर की जाती है। यह प्रावधान टाडा के असाधारणता की पराकाष्ठा थी। इसका मतलब यही सीधे तौर पर था कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर पुलिस थाने में वह एक पुलिस के दबाव में, डर में अपने जुर्म को कबूल करता है तो उसे सबूत के रूप में मान्यता दी जाएगी। अगर हम पुलिस के परिप्रेक्ष्य से देखें, राज्य के परिप्रेक्ष्य से देखें तो इसका तर्क यही है कि आमतौर पर आतंकवादी इतने ढीठ, इतने मजबूत, इतने सख्त होते हैं कि वो अपने अपराधों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो अगर पुलिस उनसे दबाव डालकर इकबाल जुर्म करवा लेती है तो इसमें कौन सी गलती है। लेकिन अगर हम हमेशा ही इस तरह के तर्क को नागरिक स्वतंत्रताओं के तराजू पर तोलें तो यह बहुत ही
खतरनाक तर्क साबित होता है, क्योंकि ऐसे में यह संभावना रहती है कि बहुत सारे निर्दोष लोग भी इस तरीके से सज़ा के हकदार बन जाएं, और हमारी जो पूरी न्यायिक प्रणाली है जिसमें कि निर्दोषों को किसी भी तरीके से सज़ा ना दिए जाने की बात है, उसका एक तरीके से माखौल बन सकता है। बहरहाल टाडा के साथ यह बात भी थी कि इसे किसी भी क्षेत्र पर लागू किया जा सकता था जिसे सरकार प्रभावित घोषित करे। टाडा लागू होने के बाद वहां टाडा कोर्ट का गठन किया जाता था, जिसके पास विध्वंसक और हिंसक गतिविधियों पर विचार करने का व्यापक अधिकार होता था। अब यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बिंदु, कि जो टाडा कोर्ट होते थे उनमें इन सब मामलों पर विचार करने की उनके पास शक्ति होती थी, और टाडा के भीतर ऐसी विध्वंसक और आतंकवादी गतिविधियों को दंडनीय माना गया जो लोगों में आतंक फैलाए, जिससे जान और माल का नुकसान हो, या ऐसी धमकी दी जाए या ऐसी कोई गतिविधि की जाए जो भारत की संप्रभुता या अखंडता को नुकसान पहुंचाए, या भारत के किसी भी क्षेत्र में पृथकता से जुड़ी हुई गतिविधि का समर्थन करे। एक तरीके से यह काफ़ी व्यापक परिभाषा है, और टाडा के तहत खालिस्तान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों और कश्मीरी मुस्लिमों, जिन्हें आमतौर पर आतंकवादी की श्रेणी में देखा जाता है, से लेकर फिल्म अभिनेता तक, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से लेकर आम किसानों और आदिवासियों तक पर कार्रवाई की गई। और इसमें मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस बात से परिचित होंगे कि संजय दत्त को भी टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था, और भी कई सारे लोगों को जो कि आम तौर पर आम जीवन से जुड़े हुए लोग थे, जिसमें कि हाई कोर्ट के पूर्व जज तक शामिल थे, जिन्होंने राज्य के लिए आलोचनात्मक विचार रखे, उन्हें भी इस टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। अब टाडा में अगर हम 1993 में गृह मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो उससे यह बात सामने आती है कि 52,268 लोगों को टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। अगर आप स्लाइड्स पर ध्यान दें तो 52,268 व्यक्ति टाडा के तहत हिरासत में लिए गए, और इसमें से 1994 के आंकड़ों के अनुसार दोबारा अगले साल हम देखते हैं तो 67,000 लोगों को हिरासत में लिया गया। तो इतने ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया टाडा के अंतर्गत 2 सालों के भीतर। जब टाडा के आकलन के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई, समीक्षा समिति, तो इसमें केवल 5,000 केसों में ही टाडा के आरोप साबित हुए। इसका अर्थ यह था कि 60,000 से ज़्यादा लोग टाडा के तहत बेवजह गिरफ्तार हुए। तो ये एक आंकड़ा बताता है कि किस तरीके से यह जो एक असाधारण कानून था, जिसके अंतर्गत 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी नागरिक स्वतंत्रताओं को, उनके जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष को नष्ट किया गया, और एक तरीके से यह निर्दोष व्यक्ति को सज़ा देने की तरह था। तो यह एक कानून की जो पूरा महत्व था, या जिस तर्क को लेकर कानून को लागू किया गया था कि यह आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए है, उसके खिलाफ भी यह बहुत बड़ी टिप्पणी है, यह जो आंकड़ा है। और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1994 के करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य केस में टाडा की संवैधानिक वैधता को माना कि यह संवैधानिक रूप से ठीक है, लेकिन धीरे धीरे टाडा के विरुद्ध नागरिक समाज में असंतोष काफ़ी बढ़ने लगा। मानव अधिकार आयोग ने भी इसे खत्म करने का सुझाव दिया। 1995 में टाडा का 1 दशक पूरा होने के बाद इसे फिर से विस्तार नहीं दिया गया और इसे भंग माना गया। टाडा की एक कानून के रूप में खत्म हो जाने के बाद भी इसके प्रावधानों के तहत चलने वाले केस जीवित माने गए। ये आतंक विरोधी कानूनों का सबसे ही विचलित करने वाला प्रावधान है, जहां कानून के हटा लेने के बाद भी जितने लोगों पर इसके जीवन काल में आरोप लगाए गए थे वह चलते रहते हैं जब तक कि इसमें कोई फैसला ना हो जाए। और यह अपने आप में इसलिए भी बहुत ही गंभीर मामला है, जो असाधारण कानूनों के नकारात्मक पक्ष को दिखाता है कि अगर किसी कारण से आमतौर पे ऐसे कानूनों के पक्ष में तर्क देते हुए हम यह कहते हैं कि ये कानून जो हैं वो आतंकवाद को रोकने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इसमें इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि आतंकवाद में शामिल नहीं है और किसी अन्य कारणों से जिसके ऊपर इस कानून को लगा दिया जाता है, और जैसा कि हमने आंकड़ों में देखा कि ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी,
60,000 लोग ऐसे थे जो जिनके मामले में कभी निर्दोष मानने लायक जिनको कभी दोषी ही नहीं माना गया, 60,000 लोग ऐसे थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति पर मुकदमा दायर कर दिया गया टाडा के अंतर्गत, तो टाडा कानून भले खत्म हो गया, लेकिन जब तक वह निर्दोष साबित नहीं होगा वह इस कानून के घेरे में फंसा रहेगा। तो एक तरीके से यह असाधारण कानूनों की बहुत ही गंभीर और विचलित करने वाली सीमाओं को दिखाता है। टाडा के को फिर से आगे विस्तार ना दिए जाने के कारण टाडा तो अपने आप एक तरीके से ख़त्म हो गया। हालांकि उसके कई मुकदमे यह मुमकिन है कि अभी भी चल रहे हों। कुछ वर्ष पहले तक संजय दत्त एक बड़े हाई प्रोफाइल केस में उनको सज़ा मिली थी, तो उसके मुकदमे आगे भी चलते रहें। लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो यह कि जब एक बार टाडा ख़त्म हो गया तो धीरे धीरे यह एहसास बढ़ने लगा कि आतंकवाद से निपटने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को जेल में रखने के लिए या उन्हें वास्तविक अर्थों में सज़ा तक पहुंचाने के लिए साधारण कानून अपने आप में पर्याप्त साबित नहीं हो रहे हैं। इसलिए एक अलग से आतंक विरोधी कानून की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ऐसे कानून के रूप में पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक्ट को लाने की घोषणा की, लाने की कोशिश की और उसको लेकर आए। पहले पोटा पोटो के रूप में आया, यानी कि पहले ये ऑर्डिनेंस था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्डिनेंस, और अब बाद में ये पोटा के रूप में सामने आया। अगर हम पोटा के बनने की पृष्ठभूमि पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर उस समय आतंकवाद एक बड़े खतरे के रूप में उभर कर सामने आ रहा था और भारत में भी यह चीज़ देखी जा रही थी। मिसाल के तौर पर अमेरिका में ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के द्वारा जो हमला किया गया था, ट्विन टावर्स जो न्यूयॉर्क के थे उनको गिरा दिया गया था 9/11 के आतंकी हमले के रूप में, जिसको देखा जाता है, यानी कि 11 सितंबर को ये हमला हुआ था और 2001 को, और इसमें वैश्विक स्तर पर यह प्रवृत्ति सामने आने लगी कि आतंकवादियों से निपटने के लिए असाधारण कानूनों की ज़रूरत है। 13 दिसंबर 2001 को हुए भारतीय संसद पर हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष का विमर्श इस कदर तीव्र हुआ कि पोटा के रूप में तीसरे आतंक विरोधी असाधारण कानून की लोकतंत्र में जगह बन गई। और मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोगों को यह पता होगा कि भारतीय संसद पे हमला किया गया था 13 दिसंबर 2001 को, और उस समय संसद का सत्र चल रहा था और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेता वहाँ पर मौजूद थे। तो यह भारत की राजधानी के केंद्र में इस तरीके से हमले को आतंकवादियों की बहुत बड़ी गुस्ताखी के रूप में देखा गया, और उसके बाद ही यह जो भावना पहले से चली आ रही थी कि एक मजबूत आतंक विरोधी कानून की आवश्यकता है, उसने जोर पकड़ा। और फिर जो एनडीए या राजग की जो सरकार थी उसने पहले एक अध्यादेश के रूप में पोटो को लागू किया और फिर मार्च 2002 में असाधारण शक्तियों वाले कानून के रूप में पोटा को लागू किया गया। पोटा को लागू करने के लिए चूँकि राज्यसभा में विपक्ष का बहुमत था, इसलिए सरकार ने संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अपनाया और संयुक्त अधिवेशन में काफ़ी तीखी बहस भी हुई। सरकार में जो कानून मंत्री थे अरुण जेटली और जो विपक्ष के नेता थे विशेष रूप से कपिल सिब्बल ने एक एक प्रावधान पर बहुत मजबूती से तर्क रखा। हालांकि चूँकि सरकार को संयुक्त सत्र में जो संयुक्त राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त सत्र हुआ उसमें बहुमत प्राप्त था, तो वो कानून पारित हो गया। और इसमें टाडा की तरह ही, यानी कि पोटा में भी टाडा की तरह ही डिटेंशन यानी कि कैद करने, अपराध स्वीकृति, जमानत, सबूत आदि को लेकर असाधारण प्रावधान थे। पोटा ने आतंकवादी गतिविधि की परिभाषा टाडा की तर्ज पर ही रखी, पर इसकी सीमा का और भी विस्तार करते हुए कुछ नए प्रावधानों को जोड़ा। इन प्रावधानों के जरिए इसने दूसरी कई गतिविधियों को भी दंडनीय बनाया, मसलन आतंकवादी संगठन की सदस्यता, आतंकवादी संगठन को किसी भी तरह की आर्थिक या अन्य सहायता देना आदि। पोटा में भी अपराध स्वीकृति या इकबाले जुर्म को अदालत में सबूत का दर्जा हासिल था। इसने टाडा से एक कदम आगे जाकर इलेक्ट्रॉनिक संचार के अवरोधन का प्रावधान भी शामिल किया गया,
यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रावधान के अवरोधन का अर्थ हुआ टेलीफोन टैपिंग, उसको कानून मानने की, उसको सबूत मानने की बात कही गई, मेल को सबूत मानने की बात कही गई। तो ये एक चीज़ इसमें शामिल हुआ। तो इसमें टेलीफोन टेप करने की आज़ादी थी और इसे अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। यूएपीए का यानी कि यूएपीए 1967 के एक प्रावधान को जोड़ते हुए पोटा के तहत उन सभी संगठनों को आतंकवादी संगठन माना गया और प्रतिबंधित किया गया जो पहले से ही यूएपीए की सूची में शामिल थे। पोटा के संदर्भ में पहली बार राज्य स्तर पर भी इस तरह की असाधारण शक्तियों वाले कानून लागू किए गए। यह एक नए तरह की प्रवृत्ति थी कि राज्य स्तर पर कानूनों को बनाने की शुरुआत हुई। पहले महाराष्ट्र में इस तरीके का कानून बना हुआ था। महाराष्ट्र मकोका जिसे कहा जाता है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, और गुजरात सरकार द्वारा लागू किया गया गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। तो केंद्र पर पोटा के साथ ही साथ राज्य स्तर पर भी इस तरीके के कानून बनने लगे। टाडा की तरह ही पोटा में भी यह प्रावधान था कि इसके खत्म होने के बाद भी इससे जुड़े मुकदमे चलते रहेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि एक तरीके से पोटा के रूप में टाडा की वापसी हुई, लेकिन पोटा बहुत सारे मामलों में टाडा से भी खतरनाक था। और क्योंकि इसकी असाधारण शक्तियाँ ज़्यादा थीं, इसमें फ़ोन टैपिंग की बात कही गई और किसी भी आतंकवादी संगठन से जुड़ाव रखने को भी या उसे किसी भी तरह की सहायता उपलब्ध कराने को भी एक तरीके से गैर कानूनी या दंडनीय बना दिया गया। और मोटे तौर पर जब हम इन चीज़ों को ऊपरी या सतही तौर पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक प्रावधान नहीं है, लेकिन जब भी हम नागरिक स्वतंत्रता के लिहाज से इस पर विचार करते हैं तो ये प्रावधान असाधारण और ख़तरनाक लगते हैं। और टाडा की तरह ही पोटा के खिलाफ भी काफ़ी मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे और नागरिक समाज ने इस पर काफ़ी असंतोष व्यक्त किया। और मोटे तौर पर कई ऐसे उदाहरण सामने आए जहां पर सरकार के द्वारा पुलिस के द्वारा मनमाने तरीके से पोटा का उपयोग किया गया। मिसाल के तौर पर सोनभद्र में कुछ आदिवासियों ने ज़मीन के विवाद को लेकर कुछ भूमिपतियों की हत्या कर दी, तो आदिवासियों के ऊपर पोटा लगा दिया गया। जो झारखंड है, झारखंड राज्य में भी इसी तरीके की घटना हुई जब नाबालिग या किशोरावस्था वाली लड़कियों के ऊपर पोटा लगा दिया गया और आरोप लगाया गया कि नक्सलियों से उनके संबंध है। कई ऐसे मामले आए जहां पर दंगे हुए, दंगों में जो मुस्लिम थे उन पर पोटा लगा दिया गया, जो हिंदू थे उन पर साधारण कानून लगाए गए, यानी कि कानून का मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो ये इस तरीके के, यानी कि अगर दो पक्षों के बीच में ज़मीन को लेकर विवाद होता है और उसमें एक पक्ष आदिवासी है और किसी कारण से कोई हिंसा हो जाती है, किसी की हत्या हो जाती है, तो इससे निपटने के लिए साधारण कानूनों में प्रावधान मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद जब पोटा का इस्तेमाल किया गया तो इसका सीधा सा मतलब यह था कि पोटा ने एक ऐसे कानून का रूप धारण कर लिया जहां पर अपने विरोधियों से निपटने के लिए बार बार इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। विरोधी से यहाँ पर तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि बड़े नेताओं के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो वैचारिक रूप से विरोधी थे या जो जिन्हें विरोधी मान लिया गया पुलिस महकमे में या फिर सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोगों के द्वारा, तो इसके कारण से एक ऐसी स्थिति बनी जिसके कारण से नागरिक समाज में इसके खिलाफ काफ़ी असंतोष ने जन्म लिया और कांग्रेस पार्टी ने इसको एक चुनावी मुद्दा भी बनाया। और जब 2004 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की उसके बाद सरकार बनी, यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। और चूंकि कांग्रेस ने चुनाव में यह घोषणा की थी कि वह अगर सत्ता में आएगी तो पोटा को निरस्त करेगी, तो कांग्रेस की सरकार ने पोटा को निरस्त कर दिया। लेकिन जो असली कहानी असाधारण कानूनों के साथ जुड़ी हुई है वह कांग्रेस के द्वारा यूएपीए को लागू करने से सामने आती है। यूएपीए में संशोधन करने के साथ इसको लागू किया गया। और यहाँ हमें इस बात को समझना चाहिए, जिसकी तरफ मैंने पहले भी इशारा किया था, कि जो असाधारण कानून या आतंकवाद विरोधी कानून है उनके पक्ष में भी तर्क काफ़ी मजबूत है। और जो रीजन ऑफ स्टेट्स की बात है, रीजन ऑफ स्टेट यानी कि अस्तित्व, राज्य के अस्तित्व का सवाल वह या उसकी तार्किकता,
वह भी अपने आप में मजबूत तर्क है। इसी कारण से जो अटल बिहारी वाजपेयी 1967 में यूएपीए का बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध करते हैं, वही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2002 में पोटा लागू करती है, और जो सोनिया गांधी बहुत सख्ती से पोटा का विरोध करती हैं और उनकी पार्टी इसके संदर्भ में बहुत ज़बरदस्त दलीलें देती हैं, वह फिर से जब 2004 में सत्ता में आती हैं तो पोटा को निरस्त करने के बावजूद यूएपीए को लागू करती हैं उस संशोधनों के साथ, जिन संशोधनों के माध्यम से पोटा के अलग अलग तरह के प्रावधानों को शामिल किया गया। तो इसके निष्कर्ष में मैं आगे इस बिंदु पर आऊँगा। बस मैं यहाँ यही बोलना चाहूँगा कि जो राज्य की तार्किकता का जो तर्क है वो अपने आप में काफ़ी मजबूत है। हालांकि लोकतंत्र और इसके साथ एक ज़बरदस्त अंतर्विरोध भी है। उससे निपटने का रास्ता क्या हो सकता है, इसके बारे में मैं अपने इस पूरी चर्चा के आखिर में कुछ बिंदुओं को बताने की कोशिश करूँगा। बहरहाल जो यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, वो उसमें संगठन की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का प्रावधान था 1967 से ही, जब यह पहली बार बना। अब संशोधनों के बाद 2004 में संशोधनों के बाद एक नया यूएपीए अपनी व्यापकता में और भी ज़्यादा विस्तृत है, जिसमें भंग हो चुके 2 और असाधारण कानूनों टाडा और पोटा के प्रावधान समाहित थे। यूएपीए 2 तरह की गतिविधियों को दंडित करता है, गैर कानूनी और आतंकवादी। गैर कानूनी गतिविधियों से तात्पर्य है कि कोई भी गतिविधि जो भारत की किसी भी क्षेत्र में पृथकता का समर्थन करे, भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती दे या भारत के विरुद्ध असंतोष फैलाने की कोशिश करे। आतंकवादी गतिविधि से तात्पर्य है ऐसी गतिविधि जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाए या भारत के लोगों में या किसी विदेशी भूमि में आतंक फैलाए या फैलाने की संभावना रखे। परिभाषा से साफ है कि इन 2 दंडनीय गतिविधियों के भीतर तमाम किस्म की राजनीतिक गतिविधियों को डाला जा सकता है जो राज्य की विविध नीतियों का विरोध करती हों। जिस प्रकार यूएपीए लागू किया गया है, उससे यह साफ हो जाता है कि सरकार इसका इस्तेमाल हर तरह के प्रतिरोध के दमन के लिए कर रही है। इस कानून के अंदर सिर्फ हत्या ही नहीं बल्कि किसी भी तरह की माल की क्षति को भी आतंकवाद की श्रेणी में डाला जाता है। यूएपीए केवल गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों को ही नहीं बल्कि ऐसी किसी गतिविधि को अंजाम देने की चेष्टा को भी दंडित करता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति उस कार्य के लिए भी आजीवन कारावास की सज़ा का हकदार हो सकता है जिसे कभी अंजाम दिया ही ना गया हो। यानी कि उसमें एक तरह की सोच की बात हो, वास्तव में गतिविधि हुई या नहीं उसमें इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। संगठन पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान में सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि केंद्रीय सरकार को ऐसा लगता है कि एक संगठन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जहां एक और पोटा को भंग किए जाने के बाद उसके प्रावधानों को यूपीए में डाल दिया गया, वही एक छूट भी दी गई। पोटा के अंदर प्रावधान था कि अगर पुलिस द्वेष की भावना से किसी पर पोटा लगाए तो उसका यह कदम दंडनीय माना जाएगा। यूपीए के भीतर ऐसे किसी प्रावधान को जगह नहीं दी गई। अब 2019 में हुए संशोधन में यूएपीए के प्रावधान और सख्त बनाए गए। इसमें अब किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान किया गया। इसमें आतंकी कार्य में संलिप्त व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति दी गई, लेकिन आतंकी कार्य की परिभाषा काफ़ी धुंधली है। देश की एकता, अखंडता, आर्थिक संप्रभुता को खतरे में डालने आदि को आतंकी गतिविधि में शामिल किया गया। और बाद में जो 2008 में संशोधन हुए उसमें भी पोटा के कई और प्रावधानों को शामिल कर लिया गया। तो एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि यूएपीए ज़्यादा सख्त तरीके से पोटा के प्रावधानों को कायम रखता है। 2008, 2004 और 2019 के संशोधनों के बाद अब अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि एक लोकतांत्रिक समाज में यूएपीए जैसे कानूनों या आतंकवाद विरोधी असाधारण कानूनों की स्थिति को कैसे समझा जा सकता है, तो हमें यह बात, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था और मैं एक बार फिर से इस बात को रेखांकित करना चाहूँगा कि लोकतंत्र में अगर हम बहुत ही एक आम धारणा को अपने साथ लेकर रखें तो इस तर्क में काफ़ी दम है या काफ़ी महत्वपूर्ण तर्क है कि अगर हमारे सामने ऐसे संभावित अपराधी हैं जो
बम विस्फोट करके हजारों लोगों की हत्या कर सकते हैं, जो हिंदुस्तान की एकता अखंडता को तहस नहस कर सकते हैं, और जिनसे निपटने के लिए हमारे पास जो साधारण कानून हैं उनमें मजबूत प्रावधान नहीं हैं, तो फिर उन्हें नियंत्रित करने का, उन्हें सज़ा दिलाने का क्या रास्ता हो सकता है? तो सीधा सा जवाब यही आता है कि उन्हें सज़ा दिलाने का रास्ता ये हो सकता है, उन्हें नियंत्रित करने का रास्ता ये हो सकता है कि असाधारण कानून बनाए जाएं। ऐसे कानून बनाए जाएं जिनसे इन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जा सके, जिनसे इन्हें आसानी से सज़ा दिलाई जा सके, जिनसे इनके इकबाल जुर्म को भी सबूत माना जा सके, जिनसे इनके फ़ोन टैपिंग को या इनके ईमेल वगैरह को भी अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। तो ये इसके पीछे एक तर्क काम करता है, और एक आम नागरिक के रूप में आमतौर पर हम इन तर्कों का समर्थन करते हैं और हम इन्हें सही मानते हैं। लेकिन जो नागरिक संगठन हैं वो आमतौर पर इस बात को लेकर सवाल खड़े करते हैं, और उन्होंने बार बार अपने अध्ययनों के द्वारा इस चीज़ को दिखाया है कि चाहे वो टाडा हो, चाहे वो पोटा हो, चाहे वो यूएपीए हो, वो कभी भी सिर्फ आतंकियों, जो वास्तव में जिनसे देश और समाज को खतरा है, उनसे निपटने का साधन नहीं रहते हैं, बल्कि अक्सर वो राजनीतिक माध्यम बन जाते हैं विरोधियों को नियंत्रित करने का, असंतोष की आवाज़ों को दबाने का। और जैसे मैंने आंकड़ों के तहत टाडा में दिखाया, जैसे मैंने पोटा के कुछ उदाहरण दिए, और जैसे कि हम यूएपीए में देख सकते हैं कि अक्सर यह लोकतंत्र की जो पूरी एक संभावना होती है जिसमें कि अलग अलग तरह की आवाज़ें आएँ, आलोचना की आवाज़ों को भी जगह मिले, उनके दमन का तरीका इस तरह के कानून बन जाते हैं। और कई बार इनके प्रावधान ऐसे होते हैं जिनमें जो अगर आम लोगों पर, समाज के वंचित तबकों पर, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों पर लगा दिए जाएं, तो उनके लिए यह एक बहुत बड़े आपदा की तरह हो जाती है, क्योंकि इन कानूनों में ज़मानत मिलना काफ़ी कठिन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके ऊपर या किसी भी नागरिक के ऊपर इस तरीके के असाधारण कानूनों के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है, तो एक अवधि तक आपको ज़मानत नहीं मिलेगी। फिर जैसे ही वो अवधि खत्म होने वाली होती है, पुलिस की तरफ से कोई और दूसरी धारा लगा दी जाती है उसी कानून के तहत, तो ये एक अंतहीन सिलसिला बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो ज़रूरत है, जिस बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि ऐसे कानूनों के प्रावधानों को आलोचनात्मक तरीके से भी देखा जाए। मिसाल के तौर पर अगर हम 2019 के यूएपीए संशोधन के उदाहरण को लें, तो उसमें किसी एक व्यक्ति को भी आतंकी घोषित करने का प्रावधान है। फिर यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जाता है तो वो किसी पुनर्याचिका अदालत के पास जाकर अपने आप को मुक्त करा सकता है। लेकिन आमतौर पर अगर हम इस तरीके के प्रावधानों को देखें तो इसका खतरा यह है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार आतंकी घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भले ही वो निर्दोष हो, भले ही वो 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद इस आरोप से बरी हो जाए, लेकिन तात्कालिक रूप से, सामाजिक रूप से उसका बहिष्करण होता है, उसकी नौकरी चली जाती है, और फिर जब वह इन आरोपों से मुक्त होकर वापस आता है, तब भी एक तरह की लांछना के साथ समाज में जीवन जीता है। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि जो भारत में आतंक विरोधी कानून बने हैं, उन कानूनों का अपना एक औचित्य है, और औचित्य इसलिए है क्योंकि हम एक ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जहां आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी भारतीय राष्ट्र राज्य कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि लोकतंत्र के मूल्यों और राज्य की तार्किकता या देश की सुरक्षा के बीच में एक बेहतर संतुलन बनाया जाए। ज़रूरत इस बात की है कि जो कानून बने हैं उनका राजनीतिक विरोधियों का दमन करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ज़रूरत इस बात की भी है कि इन कानूनों के अंतर्गत निर्दोषों को फंसाने की प्रवृत्ति को रोकने और निर्दोष व्यक्तियों को सही तरीके से रास्ता देने का भी प्रावधान हो। ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा बेहतरीन समीक्षा की एक व्यवस्था की जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कानून समाज के भीतर, लोकतंत्र के भीतर जो आवाज़ें हैं
जो कि आलोचना की आवाज़ें हैं उनका दमन करने का एक साधन बन सकते हैं। यह हमने खालिस्तान आंदोलन के समय भी देखा, जबकि किसी पूर्व जज पर के नागरिक अधिकारों की बात करने वाले लोगों पर यह कानून लगा दिया गया, टाडा कानून लगा दिया गया। बाद में हमने पोटा के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं जहां पर छोटे छोटे अपराधों के लिए आदिवासियों पर या मुस्लिमों पर या दलितों पर इस तरीके के कानूनों का इस्तेमाल किया गया। और उसी तरीके से यूएपीए में भी ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं जहां पर उन अपराधों के लिए भी यूएपीए कानून लगाया गया है, जहां सिर्फ साधारण कानून या सामान्य कानून के प्रावधानों के अंतर्गत लोगों को कैद किया जा सकता था, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता था या उन्हें सज़ा दी जा सकती थी। इसलिए जो असाधारण या आतंक विरोधी कानून हैं उन्हें सिर्फ असाधारण या आतंकवाद, वास्तविक अर्थों में आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि इन कानूनों की समीक्षा करते हुए इन्हें इस तरीके से बनाया जाए ताकि ये अपने मुख्य उद्देश्य यानी कि देश की सुरक्षा, विघटनकारी तत्वों को नियंत्रण करने पर ज़्यादा सक्षम तरीके से लागू हो सकें और इनके भीतर जो संभावनाएं है कि वे नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी, आलोचना करने की आज़ादी, अपने विचारों को रखते हुए संगठन बनाने की आज़ादी को प्रतिबंधित करते हैं, उस संभावना को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। और एक बेहतर समीक्षा की व्यवस्था भी इन कानूनों के भीतर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक लोकतांत्रिक समाज बनाना चाहते हैं तो लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए जितनी ज़रूरत इस बात की है कि हम समाज में एक सुरक्षा का माहौल तैयार करें, बाहरी और आंतरिक आतंकी गतिविधि करने वाले लोगों से उतनी ही इतनी ही ज़रूरत इस बात की भी है कि हम नागरिक स्वतंत्रताओं को भी बेहतरीन तरीके से सुरक्षित रखें, क्योंकि नागरिक स्वतंत्रताओं के बगैर या सीमित नागरिक स्वतंत्रताओं के साथ एक अच्छे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं की जा सकती है। क्योंकि लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि लोग खुलकर अपने विचारों को रखें, और अगर कोई ऐसी गतिविधि है जिसे साधारण कानून के तहत सज़ा देने लायक माना जाता है तो उसे साधारण कानून के अंतर्गत ही लागू किया जाए। मेरी ये कोशिश रही है आज की इस पूरी बातचीत में कि मैं आपको एक सामान्य समझ दे सकूं स्वतंत्र भारत में असाधारण कानूनों के बारे में, उनके अर्थ के बारे में। आतंक विरोधी कानून एक असाधारण कानून होते हैं, लेकिन उनके प्रावधान अन्य असाधारण कानूनों मसलन रासुका वगैरह से भी ज़्यादा सख्त होते हैं। तो हमने मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया इन आतंक विरोधी कानूनों के ऊपर, जिसमें विशेष रूप से हमने टाडा, पोटा और यूएपीए, विशेष रूप से 2004, 8 और 2019 के संशोधनों के बाद के यूएपीए पर ध्यान दिया। हमने समझने की कोशिश की कि इनके मुख्य प्रावधान क्या हैं, इन प्रावधानों के अंतर्गत किस तरीके से इन्हें लागू किया गया है। मैंने यह भी कोशिश की कि आपको इन कानूनों के बारे में एक आलोचनात्मक समझ देने का प्रयास करूं, और मुझे ये उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा के बाद आप आतंक विरोधी कानूनों के पीछे काम कर रहे तर्क और उनकी सीमाओं की एक समझ बना पाए होंगे, और हम आगे की चर्चा में भारतीय शासन एवं राजनीति से जुड़े हुए किसी अन्य विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम उन पहलुओं के बारे में एक गहरी और आलोचनात्मक समझ बना पाएँ। तो आज की मैं इस चर्चा को यहीं विराम देता हूँ, और अगली चर्चा में हम एक अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। नमस्कार।